मोस्ट वेलकम टू अ मैराथन। आइए देखते हैं अपना टेक्स्ट बुक का ऑलमिक्स वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो बाकी कंटिन्यू अच्छा है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन रेलवे इंजीनियरिंग फॉर द लेआउट ऑफ टू क्रॉस ओवर्स। माने कहने का मतलब है कि ऐसे कौन सा रेलवे इंजीनियरिंग में हम टर्म का यूज करते हैं जहाँ पे क्रॉस ओवर्स होता है, टू क्रॉस ओवर्स होता है। कौन सा टर्म का यूज करते हैं? दैट आर सुप्रीम पोज्ड इनेबलिंग मूवमेंट्स फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में, आइदर डायरेक्शन में रेलवे इंजीनियर में कौन सा मतलब टर्म का यूज करते हैं? वो होता है साइज सोर्स क्रॉस ओवर्स। साइज सोर्स क्रॉस ओवर्स होता है, यही यूज होता है रेलवे में, साइज सोर्स क्रॉस ओवर। ओके, आगे देखते हैं। इन हॉरिजेंटल प्लेन कवर कर्व हुच रेडियस इज वेरिएबल इज नोन एज। कह रहा है कि कोई भी हॉरिजेंटल प्लेन है जिसका रेडियस वेरिएबल होगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम इसमेंट कर्व के नाम से जानते हैं। इसमेंट कर्व जो होता है ना, उसका रेडियस जो होता है वेरिएबल होता है, उसे हम इसमेंट कर्व बोलते हैं। ठीक है, बाकी सबका नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो पहले देख लीजिए। इन अ ट्रेपोजॉइडल मेथड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, में ट्रेपोजॉइडल मेथड से वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। रिक्वायर्ड इट एज्यूम्ड दैट एरिया क्रॉस सेक्शन वेरीज। कहने का मतलब ट्रेपोजॉइडल मेथड पढ़े होंगे, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। माने वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क माने इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क में कौन सा मेथड का यूज करते हैं? तो ट्रेपोजॉइडल मेथड का यूज करते हैं। तो वही बात घुमा के पूछा गया है कि इन ट्रेपोजॉइडल मेथड कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्थ रिक्वायर्ड इट एज्यूम द एरिया क्रॉस सेक्शन। माने ट्रेपोजॉइडल मेथड में जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसे क्या एज्यूम करते हैं? तो लीनियर एज्यूम करते हैं। वही यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, देखिए। ट्रेपोजॉइडल फार्मूला है, उसके बाद नीचे है साइमंस फार्मूला। तो ट्रेपोजॉइडल फार्मूला आप जानते हैं और साइमंस फार्मूला भी जानते हैं। तो देखिए इसमें जो अजम्पशन है वो देख लीजिए। पहला है द बाउंड्रीज आर स्टेट एंड ट्रेपोजॉइडल शेप। कहने का मतलब जो ट्रेपोजॉइडल फार्मूला होता है उसका बाउंड्री जो होता है ना, स्टेट होता है एंड ट्रेपोजॉइडल शेप होता है। ट्रेपोजॉइडल फार्मूला का बाउंड्री कैसा होता है? स्टेट एंड ट्रेपोजॉइडल होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताएं कि वेरी करता है लीनियर। तो ट्रेपोजॉइडल फार्मूला जो होता है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा वेरी करता है? तो लीनियरली। उसी तरह से साइमंस का कभी पूछ देगा तो देख लीजिए। तो साइमंस का जो बाउंड्री है जो ना, वो स्टेट नहीं होता है। इसका बाउंड्री को जी बोला कि स्टेट और ट्रेपोजॉइडल शेप का होता है ना। ट्रेपोजॉइडल फार्मूला का स्टेट होता है, ट्रेपोजॉइडल होता है। इन साइमंस का आपका कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है ना। अगला इसमें कह रहा है साइमंस में कि द नंबर ऑफ एरिया सेगमेंट शुड बी इवन इन नंबर। इवन नंबर में होता है। कहने का मतलब द नंबर ऑफ एरिया सेगमेंट शुड बी इवन इन नंबर। एरिया सेगमेंट जो होता है इवन नंबर में होता है। द नंबर ऑफ द ओरिएंटेंट्स शुड बी ऑड। कहने का मतलब नंबर ऑफ ओरिएंटेंट्स जो होता है ना, शुड बी ऑड होता है। नंबर ऑफ ओरिएंटेंट्स जो होता है ना, वो ऑड होता है। किसका? तो साइमंस का। ठीक है ना। तो इसको रिपीट करते हैं कि इसका बाउंड्री जो होता है साइमंस का स्टेट नहीं होता है, लेकिन उसका जो बाउंड्री होता है स्टेट होता है ट्रेपोजॉइडल का। साइमंस का स्टेट नहीं होता है। द नंबर ऑफ एरिया सेगमेंट्स शुड बी इवन इन नंबर। द नंबर ऑफ एरिया जो सेगमेंट्स होता है ना, किसका? तो ये साइमंस का। तो नंबर ऑफ एरिया सेगमेंट शुड बी इवन इन नंबर, साइमंस का हो जाता है। तो नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट शुड बी ऑड। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट जो होता है इसमें ऑड होता है साइमंस में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर जान गए कि इसका एरिया हो जाता है ट्रेपोजॉइडल का। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब पूछ रहा है कंसीडर द लिस्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स का जो है ना वेरिएशन दिया हुआ है, वो भी कंसोलिडेट के लिए कंसोलिडेट टर्म में दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच दीज इज आर कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड अंडर द ओवरबर्डन स्ट्रेस। अगर बाय द वे ओवरबर्डन स्ट्रेस रहेगा तो इनमें से कौन सा है जो कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड होगा? कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड कौन होगा? ओवरबर्डन स्ट्रेस में। तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड रहेगा ना, ओ हो जाएगा, और प्री कंसोलिडेटेड रहेगा, सो हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना कि बीच टाइप, माने बीच टाइप या तो बीच दीजिए इज कम्प्लीटली कंसोलिडेटेड अंडर द ओवर बर्डन स्ट्रेस। अगर ओवर बर्डन स्ट्रेस रहेगा तो इसमें कौन जो है ना वो कम्प्लीटली रहेगा? कौन? तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड, ये दोनों जो होता है ना, नॉर्मल कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड, ये दोनों जो होता है नॉर्मल और प्री कंसोलिडेटेड जो होता है ना, वो कंसोलिडेटेड अंडर द ओवरबर्डन प्रेशर। तो आपसे डायरेक्टली हम पूछा गया कि कंसोलिडेटेड अंडर द ओवरबर्डन प्रेशर तो कौन? तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड और प्री कंसोलिडेटेड। ठीक है। अब देखिए क्रोमाइट ब्रिक्स आर टाइप ऑफ
तो यहाँ क्रोमाइट ब्रिक्स जो है ना उसका टाइप किसका है, तो यह है न्यूट्रल फाइबर ब्रिक्स का। तो क्रोमाइट ब्रिक्स किसका टाइप है, तो न्यूट्रल फाइबर ब्रिक्स का है क्रोमाइट ब्रिक्स। अब गलती यहाँ पे ऐड किए हैं, तो यहाँ पे देखिए क्रोमाइट ब्रिक्स किसका, आंख बंद कर ध्यान लगे, क्रोमाइट ब्रिक्स किसका आपका टाइप है, तो न्यूट्रल फाइबर ब्रिक्स का है क्रोमाइट ब्रिक्स। आगे देखिए इसका टेबल है, देखिए यहाँ पर टेबल क्या है, आप बता है वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूट्रल ब्रिक्स, क्रोमाइट ब्रिक्स, क्रोमो मैग्नेसाइट ब्रिक्स, उसके बाद फोर्स्ट्रे फोस्ट्रे राइट ब्रिक्स, ये हो जाता है। द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और इसका एग्जाम्पल, तो टाइप इधर है उसका एग्जाम्पल है। तो देखिए पहले एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स किसको बोलते हैं, तो सिलिका ब्रिक्स एंड गैनिस्टर ब्रिक्स। तो सिलिका ब्रिक्स एंड गैनिस्टर ब्रिक्स जो होता है ना, वही जो होता है ना एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है। सिलिका ब्रिक्स एंड गैनिस्टर ब्रिक्स जो होता है वही आपका एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिका ब्रिक्स एंड गैनिस्टर ब्रिक्स है, आंख बंद करके ध्यान लगे कि सिलिका ब्रिक्स है एंड गैनिस्टर ब्रिक्स है किस टाइप का ब्रिक है, तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। कौन सा, तो सिलिका ब्रिक्स एंड गैनिस्टर ब्रिक्स। आगे देखिए मैग्नीशिया ब्रिक्स एंड बॉक्साइड ब्रिक्स है, एक किस टाइप का ब्रिक है, तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। तो मैग्नीशिया ब्रिक्स और बॉक्साइड ब्रिक्स, मैग्नीशिया ब्रिक्स और बॉक्साइड ब्रिक्स किस टाइप का ब्रिक्स है, तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। तो आपसे डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा है जो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, तो मैग्नीशिया ब्रिक्स और बॉक्साइड ब्रिक्स जो होता है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है। और लास्ट जो पूछा गया है कि न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कौन सा होता है, तो क्रोमाइट ब्रिक्स, ये भी न्यूट्रल न्यूट्रल क्रोमाइट ब्रिक्स जो होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होता है। फिर क्रोम मैग्नेट मैग्नेसाइट क्रोम मैग्नेसाइट, ये भी न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होता है। एंड फोर्स फोस्ट्रे राइट ब्रिक्स, ये भी जो होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होता है। तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स तीन गो होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा है क्रोमाइट ब्रिक्स क्या होता है, तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होता है। और सी एस दोनों होता है, क्रोमाइट ब्रिक्स और क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स, ये भी होता है न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। एंड फोर फोर्स्ट फोर्स्ट राइट ब्रिक्स, ये भी न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होता है। ओके, आगे चलिए। अब ये पूछा गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम दिया गया है और पूछा कि इसमें किस तरह का लोड लगा था। देखिए द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सिंपली सपोर्टेड बीम ए और सी सोन इन द फिगर, ए और सी सोन इन द फिगर। द लोड एक्टिंग ऑन द बीम, किस तरह का लोड लगा था, तो कह रहा है कि अ कपल लोड अप्लाइड ऑन द पॉइंट, मतलब जो बी पॉइंट है ना उस पर कपल लोड लगा था, तब इस तरह का फिगर बना था। तो आप कंफर्म कीजिए कि कपल लोड अप्लाइड ऑन द पॉइंट बी, कपल लोड ऐसा लगा था ना, कपल लोड अप्लाइड ऑन द अ कपल लोड अप्लाइड एट द पॉइंट बी, कपल लोड लगेगा तब ऐसा कंडीशन होगा। ओके, आगे देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द निगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन। कहने का मतलब है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, जो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है ना उसके चलते कह रहा है कि क्या इफेक्ट होगा निगेटिव स्किन फ्रिक्शन के चलते लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल फाउंडेशन। निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है ना उसके चलते क्या इफेक्ट होता है उससे पूछ रहा है। इट डिक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर बाय द निगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। ओके, आगे देखिए ट्राई एक्सियल टेस्ट जानते होंगे आप, तो देख लीजिए इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द शेयर करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉइल। पहले नंबर जान लीजिए, पहला पॉइंट कर रहा है ट्राई एक्सियल टेस्ट सभी टाइप के सॉइल के लिए होता है। ट्राई एक्सियल देयर इज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन। हाँ, ट्राई एक्सियल जो टेस्ट होता है ना, ट्राई एक्सियल टेस्ट, उस पर ड्रेनेज कंडीशन पर कंट्रोल होता है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर द बोथ ड्रेनेड एंड अनड्रेनेड शेयर स्ट्रेंथ, दोनों के लिए होता है, ड्रेनेड और अनड्रेनेड दोनों के लिए होता है ट्राई एक्सियल टेस्ट। पोर प्रेशर चेंज एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, इसमें पोर प्रेशर भी मेजर किया जा सकता है और वॉल्यूमेट्रिक चेंज को भी मेजर किया जा सकता है ट्राई एक्सियल टेस्ट में। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द फेल्यूर प्लेन यूनिफॉर्म, ट्राई एक्सियल टेस्ट का जो तो फेल्यूर प्लेन जो होता है ना यूनिफॉर्म होता है। ओके, द स्पेसिमेन इज फ्री टू फॉल ऑन द वीकेस्ट प्लेन। हाँ, इसमें जो तो फेल जो होता है ना स्पेसिमेन फ्री फॉल द बिगेस्ट प्लेन, जहाँ बिगेस्ट प्लेन तो वहाँ पे फ्री होता है और फिर मतलब फॉल करता है, वो कह रहा है। अब देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन द सॉइल, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है ना उसके बारे में जान लीजिए। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज स्पेशल फॉर द ट्राई एक्सियल टेस्ट इन विच कन्फाइनिंग प्रेशर इज जीरो। कहने का मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेशन जो होता है ना उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो होता है। तो कन्फर्म कीजिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो होता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि द टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ओनली ऑन क्ले सॉइल विच कैन स्टैंड विदाउट कन्फाइनमेंट। कहने का मतलब सिर्फ क्ले सॉइल, अनकन्फाइंड जो होता है ना
ओनली क्लेई सॉइल के लिए होता है। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, सिर्फ क्लेई सॉइल के लिए होता है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है यू हैव गिव सेचुरेटेड सैंड, मैंने आपको एक सेचुरेटेड सैंड दिया गया, सेचुरेटेड सैंड का सैंपल दिया गया, एंड यू हैव मेजर द अनड्रेनेज शेयर स्ट्रेंथ। कहने का मतलब है आपको एक सेचुरेटेड सैंड सैंपल दिया गया है, उसका मेजर करना अनड्रेनेज शेयर स्ट्रेंथ मेजर करना। विच फ्लोइंग टाइप टेस्ट शुड बी परफॉर्म सच सैंपल, इस सैंपल पर कौन सा टेस्ट कीजिएगा आप, तो ट्राइक्सियल शेयर करेंगे। क्यों, पहले दिया हुआ है सेचुरेटेड सैंड दिया हुआ है, सेचुरेटेड सैंड का सैंपल दिया हुआ है, उस पर मेजर करना अनड्रेनेड शेयर स्ट्रेंथ, अनड्रेनेड शेयर स्ट्रेंथ मेजर करना है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट करेंगे। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार और बताएं हम। द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट विच गिव इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द ऑप्निक्यू कंटेनिंग इज, कहने का मतलब जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन देता है, इंग्रेडिएंट जो तो पेंट में होता है वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन देता है, पेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट जो होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है, तो बेस। ओके, कह रहा है द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टरबाइन, मैंने डिस्चार्ज जो पास हो रहा है टरबाइन से, विच इज वर्किंग अंडर द यूनिट हेड इज कॉल्ड यूनिट डिस्चार्ज। कहने का मतलब है द डिस्चार्ज पासेस थ्रू अ टरबाइन, डिस्चार्ज पास हो रहा है टरबाइन से, विच इज वर्किंग अंडर द यूनिट हेड इज कॉल्ड यूनिट डिस्चार्ज। मैंने यूनिट हेड से मैंने होगा ना, तो कह रहा है द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टरबाइन, डिस्चार्ज पास हो रहा है किससे, टरबाइन से, बीच इज वर्किंग अंडर अ यूनिट हेड इज कॉल्ड, वर्किंग कर रहा है यूनिट हेड, तो यूनिट डिस्चार्ज करेंगे। पास हो रहा है लेकिन वर्किंग कर रहा है यूनिट हेड, तो यूनिट डिस्चार्ज कहेंगे। ओके, कंफर्म कीजिए, द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू अ टरबाइन विच वर्किंग, पास हो रहा है टरबाइन से डिस्चार्ज, वर्किंग अंडर यूनिट हेड इज कॉल्ड यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट हेड तो यूनिट डिस्चार्ज कहेंगे। एज पर आई एस इतना है, वॉल्यूम ऑफ द कोफिशिएंट अर्थ प्रेशर के नोट, मतलब रेस्ट में 0.4 है, तो सॉइल कैसा होगा, 0.4 रहेगा। अगर भाई तो अर्थ प्रेशर जो रेस्ट में है ना वो 0.4 है, तो किस टाइप का सॉइल होगा, 0.4 रहेगा तो याद कीजिए आंख बंद करके वो लूज सॉइल होगा, सॉरी लूज सैंड हो जाएगा। अगर रेस्ट में है अर्थ प्रेशर जो है रेस्ट में है, अर्थ प्रेशर जो है रेस्ट में है और उसका रेस्ट का 0.4 है, अर्थ प्रेशर रेस्ट में 0.4 है, तो कैसा सैंड होगा, लूज सैंड हो जाएगा। आगे देखिए उसी का डिटेल बताया गया है यहाँ पे, अर्थ प्रेशर रेस्ट में दिया हुआ है और उसके बाद सैंड है। अगर 0.4 रहेगा अर्थ प्रेशर रेस्ट में तो लूज सैंड हो जाएगा, वही 0.5 से 0.6 हो जाएगा तो डेंस सैंड हो जाएगा। तो लूज सैंड और डेंस सैंड को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लूज सैंड का 0.4 और डेंस सैंड का 0.5 से 0.6 है। आगे चलिए, सैंड वेल टेम्प्ड, मैंने सैंड जो है उसको अच्छा से टेम्प्ड कर दिया, तो उसका रेस्ट में कितना हो जाएगा अर्थ प्रेशर, 0.8। नहीं तो डायरेक्ट पूछा 0.8 आपका अर्थ में रेस्ट प्रेशर है तो कैसा सॉइल होगा, तो सैंड वेल टेम्प्ड हो जाएगा। मैंने 0.8 है तो अच्छा सैंड वाला हो गया, सैंड नहीं तो गोल 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 नदी में देखा है ना, उसी हिसाब से ऐड कीजिए। तो 0.8 होगा तो सैंड वेल टेम्प्ड रहेगा। ओके, वेल टेम्प्ड रहेगा। अब देखिए सॉफ्ट क्ले के लिए और हार्ड क्ले के लिए क्या हो जाता है रेस्ट में, तो सॉफ्ट क्ले के लिए और हार्ड क्ले के रेस्ट में आपका कितना हो जाता है, रेस्ट में कितना हो जाता है, मतलब क्या पूछ रहा है, रेस्ट में कितना हो जाता है अर्थ प्रेशर एंड द रेस्ट कितना हो जाता है। सॉफ्ट क्ले के लिए हो जाता है 0.6, हार्ड क्ले के लिए हो जाता है 0.5। सॉफ्ट के लिए कितना हो जाता है अर्थ प्रेशर एंड द रेस्ट, सॉफ्ट न है तो 0.6 और हार्ड रहेगा तो ऑड में चले जाइए 0.5 होगा। तो 0.6 और 0.5, तो 0.6 किसके लिए होता है अर्थ प्रेशर एंड द रेस्ट, तो किस टाइप का सॉइल होगा, तो 6 है, 0.6 है ना, तो सॉफ्ट क्ले हो जाएगा, सॉफ्ट क्ले हो जाएगा। और 0.5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड क्ले हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर डिजाइन पर्पस ऑफ द सिल लेवल ऑफ अ कैनाल, मैंने डिजाइन पर्पस है सिल लेवल ऑफ अ कैनाल हेड रेगुलेटर, सिल लेवल ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर जनरली केप्ट हायर बाई, हाई जो है हाइट हायर बाई अ मिनिमम अबाउट 1 to 1.2 मीटर, 1 से लेकर 1.2 मीटर एभव क्रिस्ट लेवल ऑफ अंडर सल्स, क्रिएस्ट लेवल ऑफ अंडर सल्स, कहने एभव द क्रिएस्ट लेवल ऑफ अंडर सल्स। ये कह रहा है कि डिजाइन पर्पस ऑफ सिल लेवल ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर जनरली केप्ट हायर बाई द मिनिमम ऑफ अबाउट 1 से लेकर 1.2 मीटर एभव, 1 से 1.2 मीटर एभव द क्रिएस्ट लेवल अंडर सल्स, क्रिएस्ट लेवल अंडर सल्स 1 से 1.2 मीटर रहेगा तो क्रिएस्ट लेवल अंडर सल्स। ओके, इसमें देखिए ये वी नोच है तो वी नोच का फार्मूला पूछा गया था, तो आंख बंद करके वी नोच का फार्मूला याद कीजिए। पहले तो वी नोच है ना तो 8/15 होता है, वी नोच का फार्मूला 8/15 होता है। सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है मतलब फिर रूट में जाता है 2g tan θ/2, 2g tan θ/2, आंख बंद कीजिए, रूट में होता है 2g tan θ/2,
2g tan थीटा बाई 2 मल्टीपल h के पावर 5/2। ये हो जाता है मतलब नोच, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नोच। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? नोच का, नोच जो होता है नोच, उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? नोच का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है? नोच का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है? 8/15 CD रूट में 2g tan थीटा बाई 2 मल्टीपल h के पावर 5/2। तो 8/15 हो गया, CD हो गया रूट में 2g tan थीटा बाई 2 मल्टीपल h के पावर 5/2। ये हो जाता है आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, तो वही यहाँ पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नोच का, वी नोच का, विच ऑफ द मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द बाई द ट्रेंगुलर नोच। नोच बोला ना, तो वही डिस्चार्ज मेजर करना है, मेजर द डिस्चार्ज पूछ दिया है। तो 8/15 CD और 2g tan थीटा बाई 2 h के पावर 5/2 हो जाता है। पहले तो 8/15 हुआ ना, तो उधर जो जाएगा ना, उसको 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ऊपरे मतलब 8/15 है, तो 5 जैसे नीचे वाला आ गया, 8 ऊपर सम वाला हो गया, तो 8/15 है ना, तो यहाँ 5/5 के ऊपर जाइए, 5/2 हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। इन मार्शल टेस्टिंग, मार्शल टेस्टिंग बिटुमिन, इन मार्शल टेस्टिंग बिटुमिन मिक्स बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज द फ्लो वैल्यू इंक्रीज मोनोथिकली। कहने का मतलब है ना कि इन मार्शल टेस्टिंग बिटुमिन, मैंने मार्शल टेस्टिंग होता है बिटुमिन मिक्स के लिए, एज बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज, उसमें बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लो वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज मोनोथिली मैंने इंक्रीज होता है। फ्लो वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू वो इंक्रीज करता है मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है। कौन टेस्ट में? मार्शल टेस्टिंग में बिटुमिन मिक्स बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज, बिटुमिन मिक्स बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लो वैल्यू कैसे इंक्रीज होता है? इंक्रीज मोनोटोनिकली, इंक्रीज करता है मोनोटोनिकली। ओके, आगे चलते हैं। विच फ्लो जियोमेट्रिकल शेप नॉट यूज इन द ट्रांजिशन कर्व, कौन सा मतलब शेप इसमें नहीं यूज होता है ट्रांजिशन कर्व में? तो देखिए, लेमी स्केट होवे करता है, स्पाइरल होवे करता है, क्यूबिक पैराबोला होवे करता है, तो सेमी सर्कल नहीं होता है। ये आप कन्फर्म कीजिए कि सेमी सर्कल नहीं होता है, कन्फर्म कीजिए। लेमी स्केट होता है, बिल्कुल होता है, आपको ट्रांजिशन कर्व में लेमी स्केट होवे करता है। लेमी स्केट होता है ट्रांजिशन कर्व में, हाँ होता है, लेमी स्केट भी होता है, स्पाइरल भी होता है, क्यूबिक पैराबोलिक भी होता है, लेकिन सेमी सर्कल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट अजम्पशन मेड द फ्रिक्शन सर्कल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट अजम्पशन मेड फॉर द फ्रिक्शन सर्कल मेथड, फ्रिक्शन सर्कल मेथड में कौन सा मतलब नहीं होता है? ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए इसमें से कौन सा अजम्पशन नहीं होता है? वो कह रहा है मेड द फ्रिक्शन सर्कल मेथड स्लोप स्टेबिलिटी, मैंने फ्रिक्शन सर्कल जो मेथड होता है ना, उसमें से कौन सा एनालाइज में से मेथड में से एजम्पशन नहीं है? फ्रिक्शन सर्कल में जो एजम्पशन होता है उसमें से इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रिक्शन सर्कल मेथड आप जानते हो गए, फ्रिक्शन सर्कल मेथड में से कौन सा एजम्पशन नहीं है वो पूछ रहा है। द टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज एप्लीकेबल, मतलब कहना फ्रिक्शन सर्कल मेथड जो होता है ना, फ्रिक्शन सर्कल मेथड, उसमें टोटल स्ट्रेस एनालिसिस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इन द रिजल्टेंट टेंजेंटियल टू द फ्रिक्शन सर्कल, हाँ रिजल्ट जो होता है टेंजेंटियल टू फ्रिक्शन सर्कल होता है। फ्रिक्शन इज फुली मोबिलाइज्ड, फ्रिक्शन जो होता है ना फुली फुली मोबिलाइज्ड भी होता है, फ्रिक्शन जो होता है फुली मोबिलाइज्ड होता है, मोबिलाइज्ड हो जाता है। जो इज होता है ना फ्रिक्शन सर्कल मेथड, उसमें फ्रिक्शन इज फुली मोबिलाइज्ड हो जाता है, फ्रिक्शन इज फुली मोबिलाइज्ड हो जाता है फ्रिक्शन सर्कल मेथड में। ओके, लेकिन इसमें रिजल्टेंट पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ फ्रिक्शन सर्कल, ये नहीं होता है। फ्रिक्शन सर्कल मेथड में जो होता है ना कि रिजल्टेंट जो होता है ना टेंजेंटियल हो सकता है, लेकिन सेंटर से पास नहीं होता है। तो ये बात याद रखिए, फ्रिक्शन सर्कल जो होता है उसमें टेंजेंटियल होता है रिजल्टेंट, बट सेंटर से पास नहीं होता है, तो वही गलती हो गया जो सेंटर से पास हो रहा है। सो आगे चलिए। शेयर सेंटर इज अ पॉइंट थ्रू विच द लोड शुड एक्ट द मेंबर सच दैट शेयर एंड बेंडिंग एक्ट्स बट नॉट ट्विस्टिंग। कहने का मतलब है शेयर सेंटर पड़े होंगे, शेयर सेंटर पॉइंट थ्रू विच लोड शुड एक्ट मेंबर, उसके थ्रू मतलब एक्ट हो रहा है, शुड एक्ट मेंबर सच दैट शेयर एंड बेंडिंग एक्ट से, बट नॉट ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग नहीं होगा। शेयर सेंटर जो होता है ना उस पर शेयर एंड बेंडिंग हो सकता है, लेकिन उसमें ट्विस्टिंग नहीं हो सकता है। शेयर सेंटर पे क्या नहीं हो सकता? ट्विस्टिंग नहीं हो सकता है, शेयर हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, शेयर एंड बेंडिंग हो सकता है। शेयर सेंटर जो होता है ना, शेयर सेंटर जान रहे हैं ना, तो शेयर सेंटर पे आपका क्या हो सकता है? शेयर सेंटर पे शेयर हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, शेयर सेंटर पे शेयर हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं हो सकता है। ओके, नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंडक्टेड ऑन द लाइमस्टोन, कौन सा मतलब टेस्ट का नाम पूछ रहा है? लाइमस्टोन पर करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
कंटेंट करने का लाइमस्टोन कितना आपको कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेंट किया है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसका नाम पूछ रहा है कि लाइमस्टोन में हमको कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट को डिटरमाइन करना है, तो उसका टेस्ट का नाम क्या होता है, तो उसको हेड टेस्ट कहते हैं। ओके, आगे चलिए। द विड्थ ऑफ द नेशनल स्टेट हाईवे इज प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन। हाँ, ये जानते हैं कि विड्थ ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे होता है ना और स्टेट हाईवे होता है, उसका विड्थ पूछ रहा है, विड्थ ऑफ प्लेन तो 12 मीटर होता है। ओके, यहाँ रोड की क्लासिफिकेशन है, यहाँ प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन है। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड, ये जो होता है रोड का क्लासिफिकेशन है। तब कह रहा है कि प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन रहेगा ना, तो नेशनल हाईवे का स्टेट हाईवे का 12 मीटर हो जाता है। वही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रहेगा तो उसके लिए 9 मीटर हो जाता है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो 7.5 से 9 मीटर होगा, विलेज रोड रहेगा तो 7.5 हो जाएगा। तो कंफर्म में याद कीजिए, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन रहेगा तो उसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का विड्थ कितना होगा, 12 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट का कितना होगा, 9 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट का 7.5 से 9 मीटर और विलेज रोड का 7.5 मीटर। वही अगर माउंटेनियस रह जाएगा तो माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन, इसमें अगर कुछ नहीं कहा तो प्लेन मान के चलना है, लेकिन माउंटेनियस का नाम लेगा तभी माउंटेनियस मानना है, ठीक है ना। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे कितना होता है माउंटेनियस और स्टीप ट्रेन के लिए, माउंटेनियस के लिए पूछ रहा है तो थोड़ा सा अंगड़ मंगड़ होवे करेगा, तो 6.25 से 8.8 हो जाता है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का क्या होता है माउंटेनियस ट्रेन में विड्थ 6.25 से 8.8 मीटर का होता है, 6.25 से 8.8 मीटर का होता है। पहले का सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी सब सॉलिड है। तो माउंटेनियस ट्रेन जो होता है उसके लिए विड्थ ऑफ है, विड्थ कितना होता है, विड्थ ऑफ द कुछ पूछा है, देखिए तो द हाईवे प्लेन रोलिंग ट्रेन, विड्थ ऑफ द नेशनल हाईवे, विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे प्लेन रोलिंग ट्रेन, जो रोलिंग ट्रेन होता है उसका विड्थ पूछ रहा है। ओके ना, तो विड्थ पूछ रहा है, माउंटेनियस में पूछा, प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन पूछा है तब, माउंटेनियस और स्टीप ट्रेन में पूछेगा विड्थ, और तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का तो 6.25 से 8.8 हो जाएगा। लेकिन आगे जाइएगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का तो 4.75 हो जाएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का 4.75 हो जाएगा, विलेज रोड का सिर्फ 4 हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है, द डिग्री ऑफ द रिएक्शन इम्पल्स टर्बाइन, डिग्री ऑफ रिएक्शन इम्पल्स टर्बाइन के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, जो इम्पल्स पल्स लगाते हैं इम्पल्स टर्बाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 0 होता है। ओके, आगे चलिए। विच कंस्टिट्यूट ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ एडेड अ स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक गिव येलो टिंट टू ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज को भी डिक्रीज करता है, तो उसको मैग्नीशिया कहते हैं। तो येलो टिंट कलर जो होता है ना ब्रिक में, वो कौन देता है, मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया एक्सेस हो जाएगा तो ब्रिक डिके कर जाएगा। तो मैग्नीशिया का 2 काम है, येलो टिंट कलर देना, मैग्नीशिया का येलो टिंट कलर देता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तब ब्रिक डिके कर जाएगा। आगे देखिए, अब बताते हैं ब्रिक के बारे में, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। आपको डायरेक्ट पूछा कि प्लास्टिसिटी कौन देता है ब्रिक में, उल्टा थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ही से। तो प्लास्टिसिटी कौन देता है, तो एल्यूमिना आपको ब्रिक में प्लास्टिसिटी देता है। और प्लास्टिसिटी अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा आपका ब्रिक में, तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग, मतलब श्रिंकेज होगा, वार्पिंग होगा, उसको में क्रैक आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें कॉपी में लिखाया गया है कि अगर बाय द वे आपको एल्यूमिना जो होता है अगर ब्रिक में ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रैक आ जाएगा। तो एल्यूमिना काम क्या है, प्लास्टिसिटी देना, तो ज़्यादा होगा तो क्रैक आएगा। ओके, यूनिफॉर्म शेप कौन देता है, तो ए से सिलिका और एफ से शेप, तो यूनिफॉर्म शेप आपका ब्रिक में सिलिका देता है, ठीक है। मैक ब्रिक ब्रिटल, अगर बाई द वे सिलिका आपको एक्सेस हो जाता है तो मतलब उसका शेप खराब हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है सिलिका की वजह से। तो सिलिका एस से है, ऐसे ही शेप है, तो सिल्क मैंने यूनिफॉर्म शेप कौन देता है ब्रिक का, तो सिलिका देता है। और मतलब ब्रिटल किसकी वजह से होता है, ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा और मतलब शेप खो देगा, किसकी वजह से, तो एक्सेस सिलिका होगा। तो क्रैक्स को और श्रिंकेज को, क्रैक और श्रिंकेज को कौन रोकता है, तो क्रैक को श्रिंकेज को रोकता कौन है, श्रिंकेज को रोकना है, क्रैक को रोकना है तो चुनना, लाइम जो होता है ब्रिक में, चुनना जो है क्रैक को रोकता है, श्रिंकेज को रोकता है, ठीक है। काउज द ब्रिक मेल्ट, अगर भाई जब एक्सेस हो जाता है आपको, तो काची एक्सेस होने से आपका ब्रिक मेल्ट कर जाएगा, किसी एक्सेस होने से। तो चुनना जो है ना लाइम, उसको एक्सेस होने से ब्रिक आपका मेल्ट कर जाएगा, लेकिन चुनना का काम क्या है, तो श्रिंकेज को रोकना, क्रैक को रोकना। ओके, इम्पार्ट रेड ब्राउन कलर एंड स्ट्रेंथ, रेड ब्राउन कलर और स्ट्रेंथ कौन देता है, तो ये देता है आयरन। ओके, मेक ब्रिक डार्क एंड ब्लू, अगर भाई दबे आपको में आयरन आगे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ब्रिक में, तो उसकी वजह से आपका ब्रिक जो होता है ना वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है ना। ये तो बता दिए थे लास्ट वाला कि येलो टिंट कलर कौन देता है, तो मैग्नीशिया देता है। अभी बता दिए थे किसके वजह से आपका ब्रिक डिके कर जाता है, तो मैग्नीशिया की वजह से, ठीक है। आगे चलिए, अब कह रहा है कि विच फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब
लिमिटेशन ऑफ द कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो आप याद कर लीजिए कि लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी कौन होता है। तो देखिए इसमें से लिमिटेशन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी कौन होता है, तो ड्यू टू द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्स्ड अवॉइड क्रैक्स। कहने का मतलब है ना कि ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है कंक्रीट में तो रिक्वायर्ड रेनफोर्स्ड अवॉइड क्रैक्स। कहने का मतलब आपको कंक्रीट में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो उसमें आपको क्रैक को अवॉइड करने के लिए रेनफोर्स्ड का ज़रूरत पड़ने वाला है। यही आपका लिमिटेशन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। सही बात है, कंक्रीट में आपका कमी है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो उसको मतलब क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, तो वही रेनफोर्स्ड कंक्रीट का, सॉरी मतलब रेनफोर्स्ड का जरूरी पड़ने पड़ा है, स्टील रॉड का जरूरी पड़ने वाला है, वही लिमिटेशन है आपका। ठीक है, अब देखिए कुछ कह रहा है इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्लैब है द टोर्जन रेनफोर्स्ड प्रोवाइड इन इनर कॉर्नर। कहें टोर्जन माने कंटिन्यूस स्लैब है, उसमें टोर्जन रेनफोर्स्ड इनर कॉर्नर पर प्रोवाइड किए हैं विथ ऑल द फेस साइड के कंटिन्यूस द अमाउंट ऑफ इक्वल टू नो टोर्जन रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब अगर प्रोवाइड करिए थे कॉर्नर पे तो रिक्वायर्ड अब नहीं पड़ेगा। ओके, आगे चलिए द फ्लो रेट थ्रू द सर्कुलर पाइप इज मेजर्ड। कहने का मतलब कि आप पढ़े होंगे एफ में कि रेट ऑफ फ्लो को और डिस्चार्ज को कौन मापता है, तो वही पूछ रहा है इसमें घुरा कर थोड़ा सा कि रेट ऑफ फ्लो को डिस्चार्ज कौन मापता है। तो आपको वेंचुरी मीटर हो गया और ऑर्फिस मीटर हो गया, यह दोनों वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर यह दोनों जो है ना रेट ऑफ फ्लो को मापता है और डिस्चार्ज को भी मापता है। रेट ऑफ फ्लो को भी मापता है और डिस्चार्ज को भी मापता है। रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज को कौन मापता है, रेट ऑफ फ्लो को और डिस्चार्ज को। रेट ऑफ फ्लो भी मापता है, डिस्चार्ज को मापता है वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर, दोनों ही जो होता है ना सिंपल वाला वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर जो दोनों है रेट ऑफ फ्लो को मापता है, डिस्चार्ज को मापता है। और पिटॉप ट्यूब जो होता है या वेलोसिटी को मापता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पिटॉप ट्यूब जो होता है क्या मापता है, वेलोसिटी को मापता है। ठीक है, अब देखिए चैन सर्वे में पढ़े होंगे कि हम कोई भी सॉल्यूशन करते हैं ना तो चैन सर्वे मतलब सर्वे में तो ट्रायंगल से को ज़्यादा हम लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। चैन सर्वेइंग कंसिस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क ट्रायंगल। काहे हम मतलब अरेंजमेंट करते हैं ट्रायंगल का, वो कह रहा था बिकॉज ट्रायंगल इज ओनली सिंपल प्लेन फिगर। हाँ, सिंपल प्लेन फिगर देता है विथ कैन बी प्लॉटेड अनइक्वली इफ थ्री साइड। हाँ, ट्रायंगल जो होता है ना ट्रायंगल सब सिंपल देता है थ्री एंगल से नहीं, थ्री साइड से देता है। ट्रायंगल इज नोन एज, हाँ, ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल इज नोन। कहने का मतलब है ट्रायंगल शेप इसलिए हम सर्वे में लेते हैं क्योंकि थ्री साइड देता है, वही कह रहा है थ्री साइड्स। ओके, इसमें स्टेटमेंट जो है ना उसमें से कौन सा फर्स्ट और सेकंड सही है। तो कपलरी ट्यूब जो तो पढ़े होंगे ना उसके में मतलब अथी से दिया है। तो कपलरी इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए मिनिस्कस इफेक्ट। कपलरी इफेक्ट जो होता है ना उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो मिनिस्कस इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं कैपिलरी इफेक्ट को। तो आज एक नाम याद कीजिए कि जो कैपिलरी इफेक्ट जो होता है ना उसको हम मिनिस्कस इफेक्ट भी जानते हैं। कैपिलरी इफेक्ट जो होता है उसे हम मिनिस्कस इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, द फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस ड्यूरिंग द कैपिलरी एक्शन इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। कहने का मतलब जब फॉल हो जाता है ना कैपिलरी में तो वही कह रहा है द फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यूरिंग द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में जो फॉल होता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको कैपिलरी डिप्रेशन भी कहते हैं। तो जो राइज और फॉल नहीं केस होता है कैपिलरी में तो फॉल कर जाता है तो कैपिलरी डिप्रेशन भी कहते हैं, गड्ढा हो जाता है तो कैपिलरी डिप्रेशन भी कहते हैं। याद कर लीजिए आप। आगे चलिए, कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्यूब वेल इज इंडिक्यूट वेरी फाइन सैंडी स्ट्रेटा बिकॉज its case screen opening are likely to get close easily। स्टेनर टाइप ट्यूबवेल कहने का 20 टाइप ट्यूबवेल्स इज कौन सा ट्यूबवेल का यूज करते हैं, ट्यूबवेल वेल्स इज इंडिक्यूट वेरी फाइन सैंडी स्टेटा, पूरा फाइन है, बिकॉज इट्स केस स्क्रीन ओपनिंग लाइकली टू गेट चॉक्ड इजली। चॉक्ड इजली का है तो स्टेनर टाइप ट्यूबवेल, स्टेनर चॉक्ड इजली कहेगा ना चॉक्ड इजली तो स्टेनर टाइप ट्यूबवेल का यूज करते हैं। कहने का मतलब है पूरा लैंग्वेज पढ़ के अच्छा से समझ के आप बताइए कि चॉक्ड इजली ओपनिंग आर लाइकली गेट क्लोज्ड। चॉक्ड इजली मैंने चॉक्ड हो जा रहा है इजली तो उसको बोलते हैं स्टेनर टाइप ट्यूबवेल का यूज करते हैं, स्टेनर टाइप ट्यूबवेल का यूज करते हैं। ओके, एवं से है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इरीगेशन वाटर। हाँ देखिए ये आपका इरीगेशन से है तो द वॉल सही हुआ है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर डिलीवर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिलीवर कराया गया है मैंने रेशियो में ऊपर वाला बात है फिर नीचे वाला टू लगा कर दिया हुआ होगा।
तो एक है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर डिलीवर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिलीवर किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा टू द वाटर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम, टू द वाटर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम यूजुअली वाटर कन्वे इफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि इरिगेशन वाटर डिलीवर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वाटर इंड्यूस्ड इनटू द सिस्टम यूजुअली इज नोन एज वाटर कन्वे इफिशिएंसी। ओके, अब देखिए वाटर इफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी को पढ़वे किए हैं आप, वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी को पढ़वे किए हैं और एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज पढ़वे किए हैं। तीनों को रिपीट कर लीजिए यहाँ पे। तो वाटर एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी कहिए, चाहे एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन कहिए। तो एप्लीकेशन वाटर एफिशिएंसी में क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द एप्लीकेशन, जहाँ बोला तो वहाँ पर स्टोर होवे करेगा। तो वाटर कह रहा है ना, द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन टू क्रॉप्स टू क्वांटिटी ऑफ वाटर, मैंने ऊपर वाला हो गया है कि स्टोर किया है, सो स्टोर इन द रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअल डिलीवर इनटू द फील्ड। कहने का मतलब स्टोर किया है से अब एक्चुअल में जो डिलीवर किया है से उसका जो रेशियो होता है ना, उसको बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। जितना आपको रूट जोन में स्टोर किया है से और जितना एक्चुअल में उसको चाहिए डिलीवर किया गया है फील्ड पे, मैंने एक्चुअल कितना डिलीवर किया है स्टोर किया से और कितना एक्चुअल में डिलीवर किया से उसका रेशियो। पहले एप्लीकेशन जो होता है ना, जो उसमें जिसमें स्टोर किया रूट जोन में से ऊपर होगा और जितना एक्चुअल में डिलीवर किए से नीचे होगा, उसका जो रेशियो होगा वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी होगा। द इफिशिएंसी ऑफ द वाटर स्टोर, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन। इसमें भी स्टोर में कह दिया तो स्टोर डायरेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि द वाटर स्टोर इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन टू द वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरीगेशन। कहने का मतलब है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर इन द रूट जोन, जो स्टोर किए हैं रूट जोन में, सो ड्यूरिंग द इरीगेशन के टाइम टू द वाटर नीडेड रूट जोन प्रायरी इरीगेशन, मैंने इरीगेशन के लिए तो उसको बोलते हैं वाटर स्टोर इफिशिएंसी। वाटर स्टोर इफिशिएंसी किसको बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर इन रूट जोन, मैंने वाटर को स्टोर किए हैं रूट जोन में ड्यूरिंग द इरीगेशन के टाइम में स्टोर किए हैं रूट जोन में, स्टोर पूछिए रहा है तो वाटर स्टोर इन रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन टू द वाटर नीडेड रूट जोन प्रायरी टू इरीगेशन के लिए जो जितना नीड होता है सब वाटर में जाएगा, जितना स्टोर किए हैं ना वो ऊपर जाएगा। वाटर स्टोर इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन के टाइम में जितना आप स्टोर किए हैं रूट जोन में सो, और प्राइमरी जिसमें जितना ज़रूरत पड़ेगा सो का रेशियो होगा उसे वाटर स्टोर इफिशिएंसी बोलेंगे। इफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, तो उसका वाटर यूज इफिशिएंसी क्या होगा, वाटर यूज इफिशिएंसी क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इंड्यूसिंग लीचिंग वाटर। कहने का मतलब है कि वाटर बेनिफिशियली यूज, द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज, जो वाटर को हम बेनिफिशियली यूज करते हैं इंक्लूडिंग द लीचिंग वाटर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर, टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड, उसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी। यूज के लिए क्या होता है, द रेशियो ऑफ द वाटर बेनिफिशियली यूज लीचिंग इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर, माने इफिशिएंसी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियली यूज वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर, मतलब जितना डिलीवर किए से और लीचिंग के साथ ऊपर में और डिलीवर किया से नीचे में, तो वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज एम्प्लॉयड कलेक्ट द सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विथ सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क। कहने का मतलब है कि सर्वे करना है किसके लिए, हमको सर्वे करना है एम्प्लॉयड कलेक्टिंग द सफिशिएंट डाटा सफिशिएंट होना चाहिए किसके लिए, द कनेक्शन विथ सीवेज, कनेक्शन करना है सीवेज का, डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क। सो वाटर सप्लाई वर्क होता है, डिस्पोजल होता है, उसके लिए हमको डाटा कलेक्ट करना है। तो कौन सा सर्वे करेंगे, द क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे, उसके लिए हम क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे। ओके, आगे देखिए इतना मतलब कह रहा है कि कंक्रीट का कंटेनिंग का फैक्टर दिया, कुछ दिया कंक्रीट विथ कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू दिया हुआ है जीरो। ये कंपैक्टिंग फैक्टर का ही वैल्यू है 0.75 से 0.80 तक दिया है, तो वेरी लो हो जाएगा। ओके, कंपैक्टिव फैक्टर का ही दिया है। तो कंपैक्टिव फैक्टर कहाँ है, वो स्लम का है। दोनों का वैल्यू याद कीजिए और उसका वर्केबिलिटी याद कीजिए। वर्केबिलिटी दिया होता है कि स्लम के लिए वर्केबिलिटी देता है और कॉम्पैक्शन फैक्टर के लिए देता है। तो स्लम के लिए पहले याद कीजिए। पहले तो यहाँ पर डायरेक्टली शुरू होता है एक्सट्रीमली लो से, एकदम पूरा लो है, वेरी लो से ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीमली लो होता है, फिर वेरी लो होता है, फिर लो होता है, फिर मीडियम होता है, फिर हाई होता है, 5 होता है। तो याद कीजिए स्लम्प 0.0 से लेकर 25 तक हो जाता है, फिर 25 से 50 तक हो जाता है, फिर 50 से 100 हो जाता है, फिर 100 से 150 हो जाता है,
पहले जीरो हो जाता है, एक्सट्रीमली लो का जीरो हो जाता है। हम जीरो से 25 से स्टार्ट कर दिया था ना, बढ़ गया। पहले तो जीरो, तो एक्सट्रीमली लो का जीरो होता है सलम वैल्यू, तो जीरो होगा, ठीक है, जीरो। फिर जीरो से 25 होगा, जीरो से एक्सट्रीमली लो का कितना होता है सलम, जीरो हो जाता है, एक्सट्रीमली लो का तो जीरो होता है। फिर जीरो से 25 हो जाता है, फिर 25 से 50 हो जाता है, फिर 50 से 100 होता है, 100 से 150 होता है। आंख बंद कर ध्यान लगा के याद कीजिए, एक्सट्रीमली लो होता है, वेरी लो होता है, लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है। तो एक्सट्रीमली लो का जीरो होता है सलाम वैल्यू, फिर जीरो से 25 हो जाता है, फिर 25 से 50 हो जाता है, फिर 50 से 100 होता है, फिर 100 से 150 हो जाता है। ये हुआ सलम का वैल्यू। अब आगे चलिए, कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाता है एक्सट्रीमली लो के लिए, तो 0.65 से स्टार्ट होता है। तो 0.6 पर एक्सट्रीमली लो ये है, तो एक्सट्रीमली लो तो 0.65 से स्टार्ट होगा। तो 0.65 से 0.7 तक हो जाता है, फिर 0.7 से लेकर 0.8 तक हो जाता है, फिर 0.8 से लेकर 0.85 तक हो जाता है, फिर 0.85 से 0.92 तक हो जाता है, फिर 0.92 से एबव हो जाता है। तो कंपैक्शन फैक्टर को रिपीट कर लीजिए, 0.65 से स्टार्ट होगा तो 0.65 से लेकर 0.7 तक, 0.7 से 0.8 तक, फिर 0.8 से लेकर 0.85 तक, फिर 0.85 से 0.92 तक, 0.92 से एबव। ये होता है कंपैक्शन फैक्टर का वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट सेल्फ रीडिंग स्टाफ, इनमें से कौन जो है सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है। तो इसमें टारगेट स्टाफ जो होता है सेल्फ रीडिंग नहीं होता है, तो ये तो जान गया कि टारगेट जो होता है सेल्फ रीडिंग नहीं होता है, लेकिन बाकी जो होता है सेल्फ रीडिंग होता है। तो आपसे कहीं ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सेल्फ रीडिंग होता है, तो नहीं वाला याद कर लिए, तो हाँ वाला भी याद कर लीजिए। तो सॉलिड स्टाफ जो होता है ना, ये सेल्फ रीडिंग के लिए होता है। फिर फोल्डिंग स्टाफ होता है, ये भी सेल्फ रीडिंग के लिए होता है। फिर टेलीस्कोपिक स्टाफ जो होता है, तीनों ये मतलब सेल्फ रीडिंग के लिए होता है। तो याद कीजिए कौन कौन सा होता है, सॉलिड स्टाफ ये जो होता है आपको सेल्फ रीडिंग के लिए, फोल्डिंग स्टाफ ये भी सेल्फ रीडिंग के लिए, टेलीस्कोपिक स्टाफ ये भी सेल्फ रीडिंग के लिए, तो तीन को हो गया। सॉलिड स्टाफ जो होता है ना, सॉलिड सॉलिड देखें ना, सॉलिड स्टाफ जो होता है सेल्फ रीडिंग होकर करता है। अब फोल्डिंग जो होता है ये भी होता है, फिर टेलीस्कोप जो होता है से भी, ये तीनों होता है। लेकिन ये जो होता है ना टारगेट स्टाफ, ये सेल्फ रीडिंग नहीं होता है। ओके, आगे देखिए, अब पूछ रहा है, इन केस ऑफ द एंगल सेक्शन लग एंगल देयर अटैचमेंट ऑफ द मेंबर शुड बी कैपेबल रजिस्टिंग 20% एक्सेस ऑफ द फोर्स आउटस्टैंडिंग लेग एंगल वेयर एक्स इज। जैसे पूछ रहा है ना कि सेक्शन जो है ना एंगल सेक्शन देयर अटैचमेंट ऑफ मेंबर, तो ये सपोर्टिंग मेंबर का बोल रहा है, मेन मेंबर का नहीं, सपोर्टिंग मेंबर पूछ रहा है। जो होता है ना लग एंगल, उसका 20% होता है सपोर्टिंग मेंबर के लिए, वो 20% है। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। ये कह रहा है ना कि अदर सपोर्टिंग मेंबर शैल बी कैपेबल टू डेवलपिंग स्ट्रेंथ नोट लेस देन 20%। मैंने कहना है कि डेवलपमेंट जो स्ट्रेंथ होता है ना 20% से कम नहीं होता है, किसके लिए, सपोर्टिंग मेंबर के लिए। लेकिन मेन मेंबर के लिए 40% से ज़्यादा नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि अदर सपोर्टिंग मेंबर शैल बी कैपेबल डेवलपिंग स्ट्रेंथ नोट लेस देन 20%, 20% से कम नहीं होता है। तो किसके लिए, सपोर्टिंग के लिए। और मेन के लिए कह देगा तो 40% से कम नहीं होता है। ओके, यहाँ पे देखिए, in which type of pre-stressing the centroid of the tendons coincides with that of the concrete sections, एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग। तो देखिए, विच टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडस कंसाइड्स विथ दैट ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं। किसको, विच टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडस कंसाइड, सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडस कंसाइड होता है, किसमें सेंट्रॉइड ऑफ टेंडस कंसाइड होता है, मैंने किस टाइप का प्रेस्टेसिंग में सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडस कंसाइड्स रहता है। तो एक्सियल प्रेस्टेसिंग में, सेंट्रॉइड ऑफ द टेंडस कंसाइड्स रहता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ई प्लस भी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा 127R। तब आंख बंद करके फॉर्मूला याद कीजिए, सुपर एलिवेशन का ई प्लस एफ हो जाता है बराबर में वी स्क्वायर बट्टा में 127R होता है, वी स्क्वायर बट्टा में 127R हो जाता है। ठीक है, तो ई प्लस एफ हो गया बराबर में वी स्क्वायर बट्टा में 127R। तो ई कुछ होता है सुपर एलिवेशन, एफ होता है फ्रिक्शन, वी होता है वेलोसिटी और 127R रेडियस हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व 120 मीटर, मैंने रेडियस दिया हुआ है 120 मीटर, एंड डिजाइन स्पीड वॉल्यूम मैंने वही भी 50 दिया है। व्हाट विल विद द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक पूछ रहा है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड द रेडियस ऑफ, मैंने इतना दिया है। व्हाट विल द एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइड नो सुपर, हाँ देखिए वही खोज रहे थे हम,
कि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइड में, नो सुपर एलिवेशन मतलब ई नहीं दिया हुआ है तो ई जीरो हो जाएगा। तो सॉल्व किया गया, देखिए आपको रेडियस बोले ना 120 दिया है और भी देवे क्या है 50 वेलोसिटी, ई जो हम बोले ना कि सुपर एलिवेशन नो सुपर एलिवेशन तो जीरो हो गया। तो ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर बटा 127 आर। तो ई कितना हो गया, ई जो था सुपर एलिवेशन जीरो हो गया, एफ फ्रिक्शन कितना है पूछ रहा है, और 50 का स्क्वायर कर दिया 127 आर। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। आगे देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द इनकोरेक्ट रिप्रेजेंटिंग द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के लिए 4-5 पॉइंट यहाँ पे देखिए और इनकोरेक्ट आपको छांटना है। द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। कहने का मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर हाई रहेगा श्रिंकेज ज़्यादा होगा, कन्फर्म बात है, ये तो कन्फर्म है। आगे देखिए, द रेट ऑफ श्रिंकेज इंक्रीज विथ टाइम, ये गलती है। अगर बाई द श्रिंकेज होना है तो उसमें पानी जैसे लिमिटेड में मिलाते हैं तो सब दिन थोड़ी श्रिंकेज होते रहेगा, धीरे धीरे तो कम ही जाएगा। तो यहाँ पे गलती होगा कि रेट ऑफ श्रिंकेज इंक्रीज होता है टाइम के साथ, नहीं, रेट ऑफ श्रिंकेज टाइम के साथ घटता है, टाइम के साथ रेट ऑफ श्रिंकेज घटता है। ओके, क्या है कि पानी उसमें बहुत था, उसमें धीरे धीरे श्रिंक हो गया तो बचवे नहीं करेगा, तो रेट ऑफ श्रिंकेज टाइम के साथ घटता है, बढ़ता नहीं है। तो श्रिंकेज अकर्स द अब्सेंस ऑफ द लोड। श्रिंकेज कब होता है, लोड के अब्सेंस में, मतलब श्रिंकेज का घटना कब होता है, जब लोड नहीं रहता है। तो अकर्स में से घटना होता है, तो ये कर रहा है अकर्स। तो अकर्स कब होता है, श्रिंकेज कब होता है, जब लोड का अब्सेंस रहता है तब। तो 3 पॉइंट श्रिंकेज होता है कब होता है, वाटर सीमेंट रेशियो हाई रहेगा तब, और लोड का ऑप्शंस रहेगा तब आपका श्रिंकेज हो जाएगा। फिर देखा कि रेट ऑफ श्रिंकेज होता है टाइम के साथ घटता है। ओके, आगे देखिए, अब कह रहा है कि मेन हॉल जो होता है ना उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है कि मेन हॉल के लिए फॉर द सीवर लाइन 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, कोई भी सीवर लाइन है उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो द स्पेसिमेन मेन हॉल अलोंग स्ट्रेट रन वुड बी अप्रोक्सीमेटली तो 100 मीटर। कहने का मतलब है ना कि अगर 100 मीटर का 50 मीटर का डायमीटर का आपका स्पेसिमेन मेन हॉल है तो द स्ट्रेट रन विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर। कहने का मतलब स्ट्रेट है, अगर बाय द डायमीटर है तो 50 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में है 50 सेंटीमीटर का है, तो आपको जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा 50 मीटर के लिए, 50 सेंटीमीटर के लिए हॉल के लिए कितना होगा, मेन हॉल 100 मीटर पे होगा, 100 मीटर डिस्टेंस पे होगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर भाई तभी आपका मेन हॉल जो है 0.3 डायमीटर का रहेगा तो, 0.6 डायमीटर का रहेगा तो, 0.9 मीटर का रहेगा तो, 1.2 मीटर का रहेगा तो, 1.5 मीटर का रहेगा तो, और ग्रेटर देन 1.5 मीटर रहेगा तो आपको कितना दूरी पर आपको मेन हॉल को प्रोवाइड करें। रिकमेंडेड द स्पेसिंग मेन हॉल ऑफ द स्टेट, स्टेट में कितना सीधा में कितना रहिएगा, तो 45 मीटर पर रहेगा, 75 मीटर पर रहेगा, 90 मीटर पर रहेगा, 120 मीटर पर रहेगा, 250 पे, 300 पे। तो चलिए हम याद करते हैं। पहले कह रहा है कि डायमीटर 0.3 है तो 3 बढ़ रहा है, तो 0.3 मीटर, तो ऊपर 3 बढ़ेगा तो 0.6 मीटर, तो फिर बढ़ेगा तो 0.9 मीटर, तो 9×3=12 तो 1.2 मीटर, 12×3=15 तो 1.5 मीटर, और मोर देन 1.5 मीटर तब, तो 0.3, 6, 9, 12, 15 और मोर देन 15। तो इसमें क्या होगा, मेन हॉल कितना स्ट्रेट लाइन में देंगे, तो पहला 45 मीटर का देंगे, नहीं तो फिर 75 का, 45 75 याद कीजिए, जैसे 4 होता है वैसे 7 होता है, तो 45 मीटर पे, 75 मीटर पे, उसके बाद 90 मीटर पे, फिर 120 मीटर पे, फिर 250 मीटर पे और फिर 300 मीटर पे। तो आँख बंद कर कन्फर्म कीजिए, पहले होगा 45, तो फिर होगा 4 ऐसा होता है 7, तो 45 75, फिर हो जाता है लगले 90, 90 के बाद हो जाता है 120, 120 के बाद होता है 250, 250 के बाद होता है 300। ये हो गया डाटा। ओके, आगे देखते हैं। The condition in which the soil gets closed by the preventing the oxidation due to the continuous application of the wastewater is called sewage sickness। कहने का मतलब है कंडीशन क्या है, द कंडीशन which soil gets closed by the preventing the oxidation, और क्लोज हो जाता है किसके चलते, रोकने, ऑक्सीडेशन को रोकने के चलते। माने कहने का मतलब है सॉइल गेट्स क्लोज्ड बाय प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए सॉइल क्लोज हो जाता है ड्यू टू द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर। माने हम कंप्लीट मतलब कंटिन्यू वेस्ट वाटर का हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन के कारण हमारा सॉइल गेट्स क्लोज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सीवेज सिकनेस कहते हैं, सीवेज सिकनेस बोलते हैं उसको, क्लोज हो जाता है ना कंटिन्यूअस वेस्ट वाटर यूज करने से, तो उसको बोलते हैं सीवेज सिकनेस। ओके, चलिए आपका कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, लव यू।